अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज काफ़ी दिनों से लापता, बल्कि कुछ दिनों पहले, 2 रोज़ पहले मंजर आम पर आने वाला एक मुबैना तौर पर उनसे मंसूब बयान 164 का बयान, मैं बात कर रही हूँ साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान की, वो मंजर आम पर आए हैं और उनको देखा गया नैब दफ्तर के बाहर। बताया जा रहा है कि वो 190 मिलियन पाउंड्स केस जो बरतानिया से मुंतकिल किए गए पाकिस्तान, और उसके बाद काबीना ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की काबीना ने उसकी मंजूरी दी और फिर उसको सेटलमेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसके तौर पर उसको मंजूर किया। वो ये सब कुछ कैसे हुआ, इसमें गवाह के तौर पर पेश हो रहे हैं। अब ज़राए इस बारे में ये कहते हैं कि काबीना इजलास की तफसीलात बताई आज़म खान साहब ने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शहजाद अकबर की उस काबीना इजलास से पहले कोई मीटिंग भी हुई थी, उसकी तफसीलात भी बताई उन्होंने। और साथ ही साथ ये भी ज़रा दावा करते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस सारे के सारे मामले का इल्म था कि कैसे मुंतकिल हो रहे हैं, सेटलमेंट क्या होगी, वहाँ से क्या लेन देन, किस तरह से अप्रूव करवाया जाएगा, हर चीज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इल्म में थी। ये भी आज़म खान साहब ने मुबैना तौर पर बताया। अब ये जो सारा का सारा मामला है, ये बड़े शक व शुबहात तो इसमें हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए। और ये भी आपको याद होगा कि ये वाहिद केस नहीं है। इससे पहले साइफ़र केस में 1-2 दिन पहले एक बयान जो कि आज़म खान साहब से मंसूब था, वो भी मंजर आम पर आया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इस केस में भी, उस केस में सुल्तानी गवाह बनने के बाद इस केस में आज़म खान साहब का सामने आना चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर एजाज़ सैयद साहब, जिन्होंने आज सुबह हमारे लिए ख़बर भी ब्रेक की और तज्जिया भी अभी हमें इसके ऊपर देंगे। महमद सरफराज साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे पैनल का हिस्सा है। एजाज़, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले बताइएगा, आपके पास मज़ीद इससे मुताल्लिक़ क्या इत्तलात हैं? 1 महीने से मंजर आम से गायब थे, आज पहली बार उनको देखा गया है, और क्या क्या उन्होंने जाकर आज नैब को बताया इस केस से रिलेटेड? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो ये है कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 17 जून को जो आज़म ख़ान है, उनकी गुमशुदगी की इत्तला उनके एक करीबी अजीज़ नेफ्यू ने इस्लामाबाद के एक थाने में की थी और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो इनकी जो फैमिली है वो खामोश थी। फिर इनका जो पहला सुराग मिला या फुटप्रिंट मिला, वो इनका 164 का जो स्टेटमेंट आया, लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट आया, वो साइफ़र के हवाले से जो उनके पास मालूमात थी वो उन्होंने शेयर की। और 164 का जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में ये याद रख लें कि मैजिस्ट्रेट ये स्टेटमेंट लेता है और जो कानून है वो कानून ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट 3 बार बयान देने वाले से पूछता है। एक बात तो ये पूछता है कि क्या ये आप बयान रज़ाकाराना तौर पे दे रहे हैं, दूसरा पूछता है कि आप पर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है, और तीसरा पूछता है कि आप को ये इस बात का इल्म है कि अगर ये जो बयान दे रहे हैं ये आपके अपने ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इन तीनों सवालात के बाद ये बयान रिकॉर्ड कराया जाता है और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि कोई और बंदा वहाँ पर मौजूद ना हो, गैर मुतल्लका बंदा वहाँ पर मौजूद ना हो। ये जो बयान है ये देना इस बात की सबूत था कि आज़म ख़ान जो हैं ये ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देंगे। अब मैं और आप इसकी ट्रांसलेशन ये कर रहे हैं कि ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट है, लेकिन आज़म ख़ान ये समझते हैं कि जो वो बयान दे रहे हैं वो बयान दे रहे हैं या वो बातें कर रहे हैं जो उन्होंने देखी, जो बिल्कुल दुरुस्त थी। और वो जो बयानात हैं वो इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि वो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं और ज़ाहिर है वो हक़ाइक़ पर मबनी है, तो इसलिए वो बयान दे रहे हैं। अब उसी सीक्वेंस के तौर पे नैब रावलपिंडी में जो केस चल रहा है, आपको पता है चेयरमैन PTI के बारे में 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ये केस भी, चूँकि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान ख़ान साहब के साथ, तो इसलिए इनकी नज़र से गुज़रा। जो नोट 2 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था
इनके ऑफिस में आया था वो एसेट्स रिकवरी यूनिट की तरफ से आया गया था, और उस वक्त के जो मशीर एहतसाब थे, मशीर थे वज़ीर आज़म के जो शहजाद अकबर, उन्होंने ये नोट तैयार किया था और ये नोट इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पेश किया था। यानी कि नोट शहजाद अकबर की तरफ से आया, आज़म खान के पास आया और फिर आज़म खान ने वो नोट प्राइम मिनिस्टर को दिखाया और प्राइम मिनिस्टर ने उस नोट को ओके किया। और जब कैबिनेट में ये नोट पेश होना था तो उससे पहले भी शहजाद अकबर की एक मीटिंग हमें जो पता चला है कि वो हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। ये बयान इस बात की तौसीक करता है कि जो नैब का केस क्या है। नैब का केस ये है कि नैब जॉट डाउन कर रही है वो तमाम सीक्वेंस के जिस सीक्वेंस में 190 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग की रकम पाकिस्तान में आती है और एक ख़ास अकाउंट के ज़रिए वो एक प्रॉपर्टी टाइकून के पास जाती है, और उसी सीक्वेंस में आगे जाके ये अलकादर ट्रस्ट को ज़मीनें अलाट होती हैं। तो उस पूरी जो लड़ी है उसकी एक अहम कड़ी है ये बयान, जो कि जो नैब का केस है उसको जोड़ता है। अच्छा, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इससे पहले कह चुके हैं कि मुझे इस मामले का इतना इल्म नहीं था, मेरे सामने तो नोट आया, मैंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। बहरहाल ये बताएं, आज जो नैब के सामने बयान दिया है आज़म खान साहब ने, और आई एम श्योर इससे पहले भी जो बयान उन्होंने दिया उसकी कड़ी भी आपको पता होगी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा किस किस को इम्प्लिकेट कर सकता है? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी लोगों को भी ये मुतासिर कर सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ही ये बयान नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके जो अल्टीमेट बेनिफिशरीज़ हैं वो देखे जाएंगे। और अल्टीमेट बेनिफिशरीज़ उसमें जो बड़े अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं वो दो हैं। एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है और एक उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी इसकी बेनिफिशरी है, और जो अलकादर ट्रस्ट बोर्ड के बाकी मेंबर्स हैं वो भी इन वन वे बेनिफिशरी हैं, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशरीज ये दो हैं। ओके, मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हाँ, मेरा ख्याल है बहुत संजीदा केस है। जो पिछली गवर्नमेंट थी उस ज़माने में वज़ीर आज़म हाउस के बारे में कहा जाता था वज़ीर और आज़म मिल के वज़ीर आज़म बनते हैं। तो वहाँ आज़म खान और जो भी प्रिंसिपल, जिस प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वही दरअसल प्रिंसिपल सस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि उसके सामने ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और उसकी नज़र से हर फाइल गुज़रती है। बहुत सी शिकायत भी आज़म खान के हवाले से रही हैं बहुत से वज़ीरों को, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बग़ैर आप आगे जा नहीं सकते थे। तो ये जो अगर वो बयान देते हैं और उस बयान पे स्टैंड करते हैं आगे जाके, तो जाहिर है ये केस बहुत संजीदा बन सकता है। देखिए 3 या 4 केसेस हैं जो पीटीआई के चेयरमैन पे जो हाई प्रोफाइल केसेस बन सकते हैं, बाकी तो केसेस पॉलिटिकल नेचर के ज़्यादा लगते हैं। एक साइफ़र वाला जो केस है, दूसरा तोशा खाना या अलकादर ट्रस्ट आप ले लें। 9 मई का केस अब जो है वो ये कहा जा रहा है, इम्प्लिकेट किया जा रहा है, आज भी जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये कहा है, और अब ये बयान। और इस बयान का और तोशा खाना केस का अगर ये चीज़ें आगे चलती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, तो ये इमरान पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है ये पूरा ये केस, और पीटीआई के चेयरमैन की अपनी रेपुटेशन के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है अगर ये केस प्रूव हो जाता है। और उन पे, क्योंकि एक तो होता है आप इम्प्लिकेट करें, फिर जाहिर है जब ट्रायल होगा तो उसमें क्रॉस एग्जामिन भी होगी, उनके वकील भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर इस केस में सज़ा हो जाती है इन केसेस में, तो मेरा ख्याल है पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनकी पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनकी अपनी शख्सियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये चीज़ें। और आज़म खान के बारे में वो ख़ुद कह रहे हैं कि वो जिस आज़म खान को जानते हैं वो बहुत ईमानदार आदमी है। अब अगर एक ईमानदार आदमी ईमानदारी से ये बात कर रहा है और इस बात पे आगे जाके वो स्टैंड करता है, कोर्ट में भी स्टैंड करता है, तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई चेयरमैन के लिए मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये सब कितने ख़तरनाक हो सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस दिन से केस आया है, जिस दिन केस को इसकी साउंड कराया गया है, मेरे ख्याल में जब से ये तोशा खाना का जो ये अलकादर ट्रस्ट का केस हमारे सामने आया, मैं सिर्फ एक ही बात कहता था कि जब हमारे बड़े लोगों ने फैसला कर लिया
कि अपना असासा जो है वो कुर्बान कर देंगे। जैसे कि आपने देखा है कि कश्मीर के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर हमने अपने असासे कुर्बान किए तो थोड़ी सी हमें आसूदगी मिली है, तो फिर तो एक केस आगे चलेगा। अगर उन्हें अपने असासे को प्रोटेक्ट किया तो फिर ये केस आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो उसका जो की रोल है इसमें आजम खान से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाले जो दो बंदे हैं, एक ने दिया और एक ने लिया है, तो ये उनके दरमियान में है। उनको अगर आपने एक को आड़े हाथों लेना है तो दूसरे को भी आपने आड़े हाथों लेना पड़ेगा, फेयर एंड स्क्वायर केस चलाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि चश्मे तस्वुर में भूल जाए इमरान खान साहब है। मैं कहता हूं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और कुलसूम नवाज साहबा मरहूमा जो है वो उनकी बेगम फर्स्ट लेडी है। 2018 के अंदर बकौल इमरान खान साहब के अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में जो कुछ हमने किया वो तो दिसंबर 2018 में किया, और उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या ये जो जिसको कहना चाहिए जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, नहीं जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से जो रकम आई है ये हुई आगे जाके 2019 में। तो समझे कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और अल-कादिर ट्रस्ट के दो ट्रस्टीज हैं, एक का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और एक का नाम है मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब। और आगे प्रॉपर्टी टाइकून जो है उनको कहते हैं जी कि आप जो है 458 कनाल जमीन भी ले लें, अभी और तो शायद और भी बहुत कुछ इस पैकेज में शामिल हो, अभी इस पैकेज को छोड़ दें, आप ये जमीन ले लो और इसके ऊपर हम 30, 40, 50, 100 करोड़ की बिल्डिंग भी बना देंगे और इसके बाद आपको जंगल में मंगल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आप आ जाए अल-कादिर ट्रस्ट के बाद जब आ जाते हैं तो उसके ये ट्रांजेक्शन हो जाती है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में, मुझे उनसे ये बता दें कि ऐसी कैफियत में आपने जो बयान रकम कराना ना इसी पैराए में ये नवाज शरीफ साहब की तारीफ करते हैं कि बड़ा नेक काम कर रहे थे, इसी बैकग्राउंड में कि ये तस्वुराती तौर पे चश्मे तस्वुर में ये सारे अमल साबित किया। अच्छा महमल आप बताइएगा, न्यायी साहब ने हालांकि एक बड़ी दिलचस्प बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर ये फैसला हो गया कि अपने असासे को कुर्बान करना है या उसको दरमियान में इम्प्लिकेट करना है तो फिर तो शायद खान साहब को भी साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ किए बगैर नहीं हो सकता कुछ। आपका क्या तज्जिया है? देखिए रीना, बात यह है कि इंसाफ का तकाजा तो यही होता है कि जो भी उसके जुर्म के अंदर मुलव्वस हों तो उनको सजा होनी चाहिए, यानी कि सबको। ये नहीं हो सकता कि आप सिलेक्टिव जस्टिस इधर करें। अगर एक केस एयर टाइट भी है उसके अंदर आपने एक मुलजिम को आपने मुजरिम करार दे दिया और दूसरे को आपने जाना दिया, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, जो ये आजम खान साहब के बयानात हैं, हमने साइफर पे तो उस दिन बहुत डिटेल में बात की कि कोई नई रेवलेशन नहीं थी, सिर्फ ये जरूर है क्योंकि वो एक अगर ऑफिशियल विटनेस बन रहे हैं, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो जाहिरी बात है इसके अंदर कुछ चीजें जो इम्पॉर्टेंट है, खास तौर पे ये कि अगर साइफर मिसप्लेस हुआ है और उसके अंदर क्योंकि एक हमारी लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कॉम्प्रोमाइज हुई नहीं हुई, इस तरह की चीजें। और वैसे भी ये तो सबको एक मालूम है, हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि बिल्कुल ही एक झूठी फॉल्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएगी जिससे खुद भी पीटीआई पीछे होगी। तो साइफर वाला मामला तो वो है कि कोई एज सच नई रेवलेशन नहीं थी। अच्छा, जो ये अल-कादिर ट्रस्ट का मामला है 190 मिलियन पाउंड्स का, रीना, ये भी इस पे भी जब भी बात हुई है और हम उस पे यही बात बारहा कहते रहे कि ये भी एक काफी एयर टाइट किस्म का केस है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि 190 मिलियन पाउंड्स आपको बरतानिया दे, एक शख्स की वो इलीगल मनी है, वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस करे और हुकूमत पाकिस्तान बजाय इसके कि वो अपनी किटी में डालने के बजाय जिसको वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं, वो उन्हीं की सेटलमेंट कर दें जो एक्यूज्ड है और उनकी सेटलमेंट कर दे सुप्रीम कोर्ट में। वो ये कहना कि जी पैसे तो पाकिस्तान आए हैं, पैसे तो पाकिस्तान आए हैं, लेकिन पैसे पाकिस्तान हुकूमत की बजाय वो जाके सुप्रीम कोर्ट में आपने उनका फाइन कैसे पे कर दिया, आपने उनकी सेटलमेंट कैसे कर दी। तो ये तो एक खुला एक ये चीज थी ना, क्योंकि देखिए अलीना, ऐसे तो नहीं हो सकता मेरे आपके न्याजी साहब, एजाज, मजहर साहब, हम में से किसी के पैसे इस तरह से बाहर से पकड़े जाएं, उसके बाद वो पैसे लाकर हमें ही लौटा दिए जाएंगे क्या, या वो हुकूमत पाकिस्तान अपने कामों के लिए BISP पे खर्च कर ले, किसी और चीज के ऊपर किसी और कैंपेन पे खर्च कर ले, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर ले, तो ये तो नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज माशाल्लाह बहुत
नेक नियत लोग होते हैं, हमारे यहाँ हैं, चैरिटी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या अगर हम पांचों में से कोई यूनिवर्सिटी का ऐलान करे, इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी का, तो क्या उसके बाद हमें जो है ये प्रॉपर्टी टाइकून बिलियंस ऑफ रुपीज या इस तरह की हमें जमीनें और पैसे और ये चीजें क्या हमें देंगे, इतना हम पे ट्रस्ट करेंगे? ये वाली चीजें भी एक है। दूसरा, अच्छा इसमें बात ये कि इसमें रूडा भी आता है, हमें रूडा नहीं भूलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये खाली एक 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट या अलकादे ट्रस्ट की बात नहीं है, इसमें मजीद प्रोजेक्ट भी है। तो रूडा इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उनको क्या मिला, किस तरीके से हुकूमत उस वक्त की और उस वक्त के वजीर आजम जो थे उन्होंने किस तरीके से एडवर्टाइज भी किया वो प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही। एजाज, जाते जाते ब्रेक पे मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा। अभी ये न्याय साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, जो दूसरे असासे इस केस के साथ जुड़े हुए, क्या दोनों का एक साथ ही कुछ होगा या वहाँ तक बात जा सकती है, या फिर आपको लगता है कि खाली तोपों का रुख चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके आसपास के लोगों पे रहेगा? देखिए अलीना, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनके दौर की अगर बात की जाए ना, या उनके तमाम मामलात की बात की जाए, तो उस वक्त उनके घर तक जिन 3 लोगों की रसाई थी, उनमें एक आज़म खान थे जो अभी बयानात दे रहे हैं और इन्हें तमाम तफसीलात का पता है। दूसरे थे जुल्फी बुखारी, वो बैरून मुल्क चले गए। तीसरे हैं प्रॉपर्टी टाइकून जिनको शायद कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो आप एक करप्शन केस कैसे उसको लॉजिकल एंड पे पहुंचाएंगे कि आप बेनिफिट लेने वाले को तो सज़ा देंगे लेकिन बेनिफिट जिसने दिया है उसको सज़ा नहीं देंगे? ठीक है, उसको तो आप कुछ नहीं कहने के लिए तैयार। तो मुझे नहीं लगता कि ये कि लोकल लेवल पे या ट्रायल कोर्ट के लेवल पे शायद खान साहब को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन जब कल हालात बदलेंगे और ये केस ऊपर जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो हालात भी तो बदल गए होंगे ना। तो ये केस ठहर नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात ये है कि खान साहब के लिए ये तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, उन्होंने सबसे बड़ा जो डैमेजिंग काम किया हुआ है, जिसके ऊपर उनको नुकसान हो सकता है, जो इमीडिएट ख़तरा है उनको, और वो उसके ऊपर लीगल सिचुएशन बनी हुई है, वो ये वाला केस नहीं है। वो वाला केस है जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया हुआ है यहाँ पर लोकल ट्रायल कोर्ट में, जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और 2 गवाहों के बयानात भी हो चुके हैं। अब वो जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, जो उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की हुई है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के दरवाजे पर नाक हो रही है। अब ये खबर आने वाली है, ये 15 दिन में आए, 1 महीने में आए या 1.5 महीने में आए, ये 2 महीने से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। अच्छा। तो उससे पहले आएगी ये खबर कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और मुमकिन है उनको कैद की सज़ा भी हो जाए, जो उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है और जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको भेजा हुआ है। तो ये जो केस है ना, ये जो नैब वाला केस है ना, जिस पे आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं 190 मिलियन, ये आप इसे कह लें कि ये शो केस है। ये बता रहा है, ये कॉस्मेटिक है, कि बता रहा है कि करप्शन करते रहे वो, लेकिन असल नुकसान जो उनको पहुंचेगा वो उधर से पहुंचेगा। ये अहम बात है। एजाज सैयद, देखिए एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। हम लोग बात करेंगे कुछ दिनों पहले परवेज़ खटक, साबिक वफाकी वज़ीर दिफा, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बहुत से इलेक्शन करवाने के मौके मिले, लेकिन उन्होंने ये कई मौके ज़ाय कर दिए। अगर ये वजह पता चल गई, अगर ये राज खुल गया कि क्यों ये इलेक्शन ना करवाए गए और मौके ज़ाया किए गए, तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने कहा, इस सवाल के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ सबको। गुज़श्ता रात कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी परवेज़ खटक के इस दावे की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही था, बड़े मौके दिए गए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा पूरी स्टोरी सुनाइए, वो सुने। जब उनकी गवर्नमेंट चली गई, उससे पहले बहुत कोशिश हुई। उसके दौरान जब हमने टेक ओवर कर ली और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तब भी मुज़ाकरात हुए। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब उन्होंने धरना देना था, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का था और ये प्रेशर डाल रहे थे और ये पेशावर से धरना लेके आ रहे थे, उस दिन सुबह भी हमारी स्पीकर हाउस में मुलाकात हुई। वहाँ परवेज़ खटक साहब भी थे, असद कैसर साहब थे, असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो लोग थे। वहाँ भी हमारी बात हुई और परवेज़ खटक साहब सही कह रहे हैं
इनका कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसने कोशिश ना की हो कि मुज़ाकरात हो जाएं और बातचीत हो जाएं, और हम बहुत फ्लेक्सिबल थे। हम बात करके चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते थे, मुल्क को नुकसान हो रहा था। अब ये सारी डिटेल इंटरेस्टिंग और क्या कहें इसको, चश्मकुशा इसलिए है क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के बाद से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंतखाबात पर मुसर थे और बार बार यही कहते थे कि हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, हमें इंतखाबात चाहिए। इसीलिए उन्होंने 2 सूबों में असम्बलीज़ भी तोड़ी। अब ये जो डिटेल सामने आ रही हैं कि उनको तो कई मौके मिले और कई दफ़ा हम भी ये सुनते रहे, इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई कि मुज़ाकराती कमेटीज़ में इत्तफाक हो गया है, इंतखाबात की कोई डेट आ सकती है, लेकिन फिर वो नतीजा खेज ना हो सका। तो सवाल कुछ यूँ है कि हुकूमत से इत्तफाक होने के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं गए? महमल, देखिए अलीना, इसमें कुछ जो है वो वजूहात हैं। एक तो ये जो 25 मई वाला जो लॉन्ग मार्च वाली बात होती है, पिछले साल की होती है, तो उसमें जब हम पूछते भी थे पीटीआई वालों से कि वो तो गवर्नमेंट ने भी बाद में आकर बताया ना कि हम तो असम्बलियां तोड़ने वाले थे अगर ये अनाउंस ना करते, वो तो सारी चीजें सामने आ गई। तो वो कहते हैं कि जी क्योंकि कुछ एक खलीज था, एक मिसट्रस्ट था दोनों जमातों के दरमियान, तो क्योंकि थोड़ा सा डिले हुआ वो IMF की नेगोशिएशंस की वजह से, तो खान साहब को लगा कि ये वो ट्रस्ट नहीं कर पाए इनके ऊपर और इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको वैसे ये कहती जाऊं कि ये बेशक होंगे उनके रीजन, उन्हें लगता होगा, लेकिन 2022 बहुत इंपॉर्टेंट साल था क्योंकि 1 नवंबर की अपॉइंटमेंट होनी थी। ये जो इलेक्शन वो बार बार फौरी चाह रहे थे, वो चाहते थे कि इस तरह से हों इलेक्शंस कि जो नवंबर से पहले, ताकि नवंबर की तैनाती वो कर सके, ऐसे मौके पर हों कि इलेक्शंस अगर वो जीत कर आ जाते हैं तो उनकी हुकूमत हो, वो नवंबर की आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करे। अच्छा, उसमें जो दूसरी लॉन्ग मार्च है, अब तो वो काफी चीजें खुल के भी सामने आ रही है कि किस तरह से प्लान था कि वो पिंडी पहुंचे, फिर क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन अनासिर जो थे वो मुलव्विस थे, तो वो भी नवंबर की अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है। तो ये तो इलेक्शंस की ये चीज होगी। अच्छा, दूसरी ये जो अभी की बात है जिसका आजम तारड़ साहब ने भी फिर जिक्र भी किया था कि डेट्स भी तय होगी थी, उनके अपने भी लोग पीटीआई के लिए उस वक्त हैं, वो बताते हैं, और उससे पहले भी मैंने भी आपको इधर बताया था कि डेट्स इनकी तय हो चुकी थी, लेकिन फिर खान साहब ने कहा कि नहीं। अच्छा, इसके अंदर अलीना मैं बताऊं कि जब आप पीटीआई के उनके साथियों से उस वक्त पूछते थे कि क्या वजह है, आप लोग तो इलेक्शन ही चाहते हैं, आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि आपका पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी है, तो इलेक्शन तो आपको जीतने नजर आते हैं। तो उनमें उनकी भी कुछ लोग कुछ तो कहते थे जी हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि खान साहब ने ये इनकार की वजह क्या है, और बाद में उनको लगा कि जो ये 9 मई के वाकयात हुए हैं उसकी तरफ जो है ना शायद लगता था कि कोई ना कोई अंदर से कोई गारंटी थी या कोई होप थी, जो अब चीजें सामने आ भी रही हैं, कुछ कहा भी जा रहा है हुकूमती ज़राए की तरफ से, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ जो पीटीआई के लोग कहते थे। जी। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद जो अभी जो चीफ जस्टिस साहब हैं खान साहब चाहते थे इनके होते हुए इलेक्शन हो। एक और चीज जो बीच में कुछ लोगों का कहना था कि खान साहब को लगता था कि डेट तो दे देंगे सितंबर या अक्टूबर की, लेकिन उसी के दौरान ये मुझे डिस्क्वालीफाई कराएंगे और फिर ये हो सकता है इलेक्शन ऊपर नीचे। तो देखें, वो तो अभी भी जब भी असेंबलियां तहलील होंगी, अगर केसेस चलेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन का तो अभी भी है, तो वो तो समझ नहीं आती अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई होना है, कोई इस तरह की चीज होनी। लेकिन आपको लगता है मल्टीपल वजूहात थी जिसकी वजह से, न्याय साहब आपको क्या लगता है, क्या अलीरा एक आधी वजह ऐसी है कि जो उनके लोग कहते हैं कि वो हो सकता है कि उनकी कोई इंटरनल हो तो वो उसके बारे में वो बात नहीं करना था, लेकिन एक ये 9 मई वाली चीज न्याय साहब समझते हैं दूसरे न्याय साहब को ना, तो न्याय साहब आपका क्या अंदाजा है क्यों चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शंस की तरफ नहीं गए, क्या वजह हो सकती है? मैं वो जो मदर साहब ने फरमाया ना 15 साल नहीं, मदर साहब 17 साल, 17 साल का जो मेरा उनकी सियासत का जो तजर्बा है उस इस्तेकाक को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उस मौका आपने दे ही दिया है, हकीकत यह है कि ऑन ए सीरियस नोट इमरान खान साहब के साथ जब मेरी बिल्कुल ऐसी बात होती थी जैसे मदर साहब के साथ मैं तकलीफी से बात करता हूँ, तो मैं उनसे एक बात अक्सर कहा करता था, मेरे अलावा शायद किसी के पास इतनी गुंजाइश इस तरह की बात करने की कभी भी नहीं थी इमरान खान साहब के साथ। मैंने कहा मुझे बताएं, आपने 1996 से पार्टी बनाई है, ये 2012 आ गए हैं, 2013 तक आप पहुंचने वाले हैं, एक मुझे कोई अपना पॉलिटिकल फैसला बता दें जिसके बाद में आपने उस पर रिग्रेट ना किया हो या उस पर आप इतराज सकें या नाश कर सकें। ये आपको टोटल 17 साल की सियासी कमाई, मुझे एक सियासी पैसा बता दो, अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, मीडिया भी दी है,
उसके बाद जब जेन्युइनली वो एक पॉलिटिकल वायबिलिटी बन गया, एक उनकी सियासत के अंदर एक इनरोड बन गई, सियासत में एक मुकाम बन गया, तो मैं जाहिर है कि मदर साहब फिर करीब से देख रहे थे, लेकिन मैं अल्लाह ने मुझे जरा मदर साहब से ज्यादा सलाहियतें दी हैं चीजों को जांचने परखने की। करें आप उनके, जाहिर है दो न्याजियों की बात हो रही है तो जाहिर है ऐसा तो होगा। आप दखल ना दें। अच्छा, तो देखें जी, उसमें यह है कि आज तक अब देखें पिछले साल के अंदर 4 सियासी फैसले किए जो बड़े, 2 लॉन्ग मार्चेस, एक असेंबलियों को 2 को डिसॉल्व करना और एक जेल बरतरी, सही, चारों के बारे में आज मुझे ख्याल है इमरान खान साहब ने साल बाद या 2 साल बाद कहना है कि ये मैंने चारों फैसले गलत, जो 5वां असेंबली से रिजाइन करने का, कौमी असेंबली से हमने नहीं बैठना, ये 5 पे कहेंगे, ये उनके सियासी फैसले थे जिसको सोली 100% वो लोगों कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि जब मैं पूछता हूँ, उनसे पूछा नहीं आपने क्यों किया, तो कहते हैं जी मेरे साथ सारे इन्वॉल्व थे। देखिए एक बंदे ने जो इलेक्शन जो है 2014 में, अच्छा फिर मुज़ाकरात होते हैं, जब मुज़ाकरात हो रहे थे 2014 के सरीना के अंदर जब बैठे थे यहाँ पे जहांगीर और शामिल कुरैशी, ये बताए ना कि जब इतनी दफा ऑफर्स हो गई, खान साहब को मामला इस तरह भी पहुंच गए थे, इलेक्शंस मिल गए थे। एक मिनट, जब भी मुज़ाकरात हुए इससे हर दफा इन्होंने कहते नेगोशिएशन करो, यकीन मानो मैं खुद 2-3 नेगोशिएशन के ब्याह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, किसी और पैरा में, किसी और जमात के साथ। सही है, ये ऑन करने पे आप तैयार नहीं होते। मैंने पहले कह देता हूँ कि तुम मुझे जलील ना करो, खराब ना करो इमरान खान। सर लेकिन क्या मसला है, करवाना नहीं चाहते इलेक्शन, इलेक्शन मकसद ही नहीं था या कुछ और था? लड़ाई के बाद वाला मुक्का है तो अपने मुंह पे मारते रहेंगे सारी जिंदगी, मगर आज ओके, उनको समझ ही नहीं आती थी कि हो क्या रहा है। इतना बेहाल ना होते, ये भी और मजीद सियासी बसीरत ही नहीं थी। मैं आपके जवाब से तदबीर है। सही सर। एजाज, इस्लामाबाद में क्या बातें चल रही थी? खबरें भी कुछ होंगी इससे मुतल्लिक, क्या हो रहा था, क्यों खान साहब ने मना किया? देखिए, इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब के हवाले से ये बात होती थी और गवर्नमेंट की तरफ से पैगामात जा रहे थे और उस वक्त जो नेगोशिएशन कर रहे थे वो गवर्नमेंट भी कर रही थी और जो गवर्नमेंट थी वो तो कर ही रही थी, लेकिन उस वक्त जनरल बाजवा और उस वक्त जो ISI के जो चीफ थे, जो अभी भी हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। ये मुज़ाकरात, ये पैगामात वो दे रहे थे, इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इलेक्शन की डेट हम दे देते हैं और आप राज़ी हो जाएं। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब जो मौजूदा हुकूमत है ये सारी मान गई थी कि हम इलेक्शन करवा देंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस्तीफ़ा, हुकूमत ख़त्म करने और हुकूमत से इस्तीफ़ा देने की जो आखिरी तकरीर है वो भी लिख ली थी। लेकिन हुआ ये कि जब पैगाम उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को दिया गया तो इमरान खान साहब ने उस पैगाम पर अमल दरामद नहीं किया। असल में इमरान खान साहब की वजूहात जो भी हों, लेकिन जो हमें पता चला वो ये था कि इमरान खान साहब की कैलकुलेशन ये थी कि इमरान खान साहब अपना वर्ड, उनको इस बात का यकीन था कि ये हुकूमत उनके बगैर चल नहीं पाएगी और ये हुकूमत का पूरा स्ट्रक्चर उसको ये फ्यूज़ कर देंगे और ये हुकूमत खुद ब खुद डिज़ॉल्व हो जाएगी। तो इमरान खान साहब अपना कोई वर्ड नहीं देना चाह रहे थे। उनकी कैलकुलेशन ये थी कि जब 2 सूबों की हुकूमत को वो डिज़ॉल्व कर देंगे और मरकज़ में से नेशनल असम्बली से वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। लेकिन खान साहब ये चाहते थे कि वो एक विनर के तौर पर, एक ऐसे सेवियर के तौर पर, कोलैप्स कर जाएगा तो वो कहेंगे देखा मैं तो कहता था। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, मुझे एजाज एक चीज जरूर बताइएगा, ये जो अभी जो पीछे, सर एक सेकंड न्याय साहब, एक सेकंड, एजाज ये बताइएगा अभी जो पीछे मुज़ाकरात हो रहे थे जिसमें तो असम्बलियां भी तहलील कर दी थी, सब कुछ हो गया था, जुलाई की बातें हो रही थी, उसमें क्यों नहीं खान साहब माने? खान साहब असल में मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे कि उनकी कैलकुलेशन में ये बात फॉल ही नहीं कर रही थी कि उनकी तरफ से जो मूव की गई है, यानी कि असम्बलियों की डेजोल्यूशन या जो नेशनल असम्बली से उनके रिज़ाइन, उनकी कैलकुलेशन में ये फाल ही नहीं कर रही थी कि ये जो असम्बली है वो चलेगी।
वो ये समझ रहे थे कि हर सूरत में ये टूट जाएगी, और फिर अगली उनकी कैलकुलेशन, दूसरी कैलकुलेशन थी, वो बड़ी ख़तरनाक थी। उनको ये पता था कि मुल्की ख़जाने में पैसे कोई नहीं है, ये हुकूमत चलेगी कैसे। पेट्रोल की कीमतें वो जाते जाते, आपको याद है कि वो पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी कर गए थे, जिसकी वजह से जो आपका रिज़र्व था, कौमी रिज़र्व जो थे, उनमें और कमी आ गई थी। तो उनकी कैलकुलेशन में तो ये वो तो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में थे, और उस कॉन्फिडेंस का नतीजा ये निकला कि वो सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई। अच्छा सर, 9 महीने यकसर सूरत हाल तब्दील कर दी, वो तो हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि न्याई साहब भी एजाज़ की बातों से भी जो आई थिंक ऐसा तासुर मिलता है कि शायद वो टर्की बनाना इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे जैसे हुआ सब आगे, बट ऐसा क्यों ना हो सका? देखिए, एक चीज़, जिस फैसले को उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया वो न्याजी साहब के जाने के फैसले को जिसमें यू टर्न नहीं लिया उन्होंने। देखिए, जो आखिरी मुलाकात, जो आखिरी मीटिंग थी, जिस मीटिंग में ये काफ़ी उम्मीद चल पड़ी थी कि अब कंसेंसस हो गया है, और अगर याद हो, एजाज़ को याद होगा कि जिस मीटिंग के बाद जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने बाहर आके ये खुशखबरी भी एक तरह से दे दी थी, और उन्हीं के एक के मेंबर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ये ताज्जुब हुआ, क्योंकि वहाँ से तो शाह महमूद वगैरह ये सब जो है वो बहुत ही सेटिस्फाई होके उठे थे कि ये तय हो गया था कि जी बजट के फ़ौरन बाद जो है असेंबली तोड़ दी जाएगी। और आपने खबर भी दी थी हमें। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे लग कहाँ रहा है, प्रॉब्लम ये लग रही है, कुछ तो एजाज़ ने उसकी बात की कि उन्हें शायद ये यकीन था कि ये गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगी। फिर जब अगर हमारे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग हों, जो लोग हों, जब वो बहुत ज़्यादा रिलाय करने लगे रिटायर्ड अफसरान पे की एडवाइजेस पर, और कुछ सर्विंग की तरफ से इस तरह की इंडिकेशंस आती रहें कि बस आप खड़े रहें, स्टैंड करते रहें, ये आज गई और कल गई, तो उस चक्कर में फिर आप अपना फ़ैसला नहीं कर पाते। और मुझे वही प्रॉब्लम लग रही है, वरना आपकी आधी से ज़्यादा पार्टी बिल्कुल तैयार थी, आप इनको तैयार करने की कोशिश की कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, हमारी मूवमेंट तकरीबन कामयाब हो गई, अगर गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है, तैयार है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ बैकआउट, जैसे न्याजी साहब को बिल्कुल पता होगा, जैसे ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था पीएनए और पीपल्स भुट्टो साहब में 4 जुलाई को तकरीबन एग्रीमेंट हो गया था, साइन होने, और ऑल ऑफ अ सडन मार्शाल्लाह लग गया। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि एग्रीमेंट हो गया, तैयारी हो गई, सिर्फ शाह महमूद ने कहा था कि मैं पीटीआई के चेयरमैन से बात करके आपको जवाब देता हूं, और उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश की, और लोगों ने भी कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारी तहरीक तकरीबन कामयाब हो गई, हमें इस पे तैयार हो जाना चाहिए। हमारे तज्जियाकारों की राय आपने जानी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।